अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बड़ी ही अहम टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। इनमें से जो इस वक्त बड़ा ही अहम तरीन टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ वो आपका है ब्रांडिंग के मुतालिक। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, हम दरवाजा बंद कर रहा हूँ वरना आवाज आती रहेगी। मैं ज़रा स्लाइड्स कॉपी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जी, आप तो उमर बात कर रहे होंगे गूगल क्लासरूम की। आई थिंक वहाँ पे अपडेट नहीं किया मैंने, लेकिन मैंने जितनी भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स थी वो आपको सेंड कर दी थी। तो मेरा ये राय थी कि रिकॉर्डिंग से काम चल गया होगा आपका, लेकिन क्लासरूम में भी अपडेट कर देंगे यार। आप फ़ोन कर दिया करें अगर कोई चीज़ काम ज़्यादा लगे ना, आपको फ़ोन करके याद करा दिया। अच्छा बच्चों, शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम बात कर रहे थे ब्रांडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मार्केटिंग। सबसे पहली बात जो है हम ब्रांडिंग में ये करते हैं कि देखिए बात ये है कि ब्रांड आप कहते किसको हैं। ब्रांड हम किसी नेम को कह सकते हैं, किसी सिंबल को कह सकते हैं, टर्म को कह सकते हैं। जैसे कि आपकी है वो ऑफिशियल बुक है, उसके अंदर ये लिखा है कि जी ब्रांड इज अ नेम ऑफ नेम, सिंबल, टर्म, मार्क, डिजाइन। ब्रांड नेम है किसी नाम का, कोई ख़ास किस्म के सिंबल का, या किसी ख़ास किस्म की टर्म का या मार्क का, या किसी ख़ास किस्म के डिज़ाइन का, जो कस्टमर को इनेबल करता है, इस काबिल बनाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके और डिस्टिंग्विश कर सके प्रोडक्ट को एक सप्लायर के फ्रॉम दोज ऑफ अदर कंपेटिटर्स। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये नाम या सिंबल या टर्म या मार्क या डिज़ाइन एक्चुअली इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। ये इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि ये डिस्टिंग्विश करता है, मुख्तलिफ करता है, अलहदा करता है एक ख़ास कंपनी के प्रोडक्ट को तमाम कंपेटिटर से। तो आसान अल्फाज में बात करते हैं कि जनाब सिंपल मार्क या डिज़ाइन जो कस्टमर को पहचान देता है, कस्टमर को इस काबिल करता है कि वो शनाख्त कर सके एक ख़ास कंपनी के प्रोडक्ट को और उसको मुख्तलिफ कर सके बाकी तमाम कंपेटिटर के प्रोडक्ट से, इसको हम कहते हैं ये है ब्रांड। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ब्रांड। अब रही बात ये कि जब हम बात करते हैं ब्रांड के हवाले से, तो आम तौर पे ये होता है कि कंपनीज कुछ खास किस्म के लोगो ले आती हैं, खास किस्म के लोगोस बनाती हैं। ये खास किस्म का साइन होता है, या एक खास किस्म का नेम होता है, या स्पेलिंग की तरतीब होती है, या सिंबल की तरतीब होती है, जो कि मुख्तलिफ तरह से इंसान को ये आइडिया दे देती है। जैसे आपकी किताब है चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग की, उसमें वो लिखता है पहली बात ये है कि लोग ब्रांड को यूज करते हैं टू मेक स्टेटमेंट अबाउट देमसेल्फ, अपने मुतालिक कोई स्टेटमेंट देने के लिए। ब्रांड्स रिड्यूस करते हैं रिस्क ऑफ पुअर प्रोडक्ट चॉइस। ब्रांड हमें आसानी देते हैं कि प्रोडक्ट चॉइस में कोई गलती नहीं रहती, कि जी जैसे टोयोटा है या होंडा है या जो है वो मार्क एंड स्पेंसर है, नाइकी है, तो इंसान जब चीज़ को खरीदने जाता है तो गलती का इस्तेमाल नहीं रहता कि वो कोई पुअर प्रोडक्ट खरीद लेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक टैग लगा होगा और वो टैग उसे बता रहा होगा कि फलां कंपनी की चीज़ है।
ब्रांड जो है, देखिए कंपनीज के लिए मशीन मैटर नहीं करती, बिल्डिंग मैटर नहीं करती इतनी। कंपनीज के लिए ब्रांड जो है वो की एसेट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी उनकी कीमत है ब्रांड। वो अपने ऊपर कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने ब्रांड के ऊपर कोई दाग लग जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रांड वो रीजन है जिसकी वजह से कस्टमर चूज करता है उस कंपनी को। अगर वो ब्रांड वहां नहीं रहता तो बाकी तो बातें खत्म हो जाती। तो ब्रांड चांस देते हैं लोगों को कि यूज अ ब्रांड टू मेक स्टेटमेंट अबाउट देम सेल्फ, के लोग उनके मुतालिक राय दे सके, ओपिनियन दे सके, स्टेटमेंट दे सके। ब्रांड रिस्क को मिनिमाइज करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं खरीदने जाऊं कोई पुअर चीज लेकर आ जाऊं। ब्रांड कंपनीज और बिजनेसेस के लिए की एसेट्स हैं, और ब्रांड रीजन है कस्टमर के लिए कि चूज वन कंपनी ओवर एनदर। और इसी तरह ब्रांड जो है वो इंटेंजिबल है बट सब्सटेंशियल वैल्यू है उनकी। है तो वो फिजिकल, तो जाहिर है उनको कोई अपेयरेंस नहीं है, इंटेंजिबल है, लेकिन फिर भी उनकी एक बड़ी सब्सटेंशियल वैल्यू है जिस वजह से वो ब्रांड जो है वो बिकते हैं। तो ब्रांड्स की अपनी कुछ वजूहात होती हैं, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो होते हैं वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, शेयर करते हैं परफॉर्मेंस को। अच्छे ब्रांड जो हैं पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को, परफॉर्मेंस को बेटर करते हैं। और ब्रांड्स हमेशा कमांड करते हैं हाई प्राइसेस को, कि ब्रांड है तो फिर जाहिर है उसकी कीमत है, तो हाई प्राइसेस को वो जो है वो कमांड करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रांड चॉइस में मदद देते हैं। ब्रांड इस खतरे से बचाते हैं कि पुअर चीज़ सेलेक्ट ना हो जाए। ब्रांड वो चीज़ है जिस पर कस्टमर स्टेटमेंट देता है। ब्रांड की एसेट्स हैं बिजनेसेस के लिए। ब्रांड की बुनियाद पे कस्टमर इन्हें चूज करता है। ब्रांड इनटेंजिबल है लेकिन सब्सटेंशियल वैल्यू है इनकी, और ये पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं और ये कमांड करते हैं हाई प्राइसेस को। तो ये है बच्चों जो बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये पुरानी स्लाइड में बीच में आ गई, ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी क्या चीज़ है? कहते हैं ब्रांड इक्विटी इज अ प्रीमियम दैट कस्टमर प्रिपेयर टू पे। तो ब्रांड इक्विटी जो है ये बेसिकली एक प्रीमियम है जो कि कस्टमर जो है वो प्रिपेयर टू पे फॉर ब्रांड। तो यानी वो प्रीमियम, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो कस्टमर तैयार होता है पे करने के लिए उस ब्रांड की खातिर एज कंपेयर टू सिमिलर जेनेरिक प्रोडक्ट, तो मैं इसे कहूँगा ये ब्रांड इक्विटी है। जैसे मार्केट में खड़ी गाड़ियों में से टोयोटा का नाम आते ही अगर कंज्यूमर एक उसी तरह की सेडान कार के लिए 15 लाख रुपया जेब में रख के खड़ा है और टोयोटा का नाम आते ही वो 2 लाख एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो उसकी ब्रांड इक्विटी है। और अगर वो टोयोटा के नाम पर 10 लाख एक्स्ट्रा देने को तैयार है तो उसकी ब्रांड इक्विटी है। मैं रिपीट करता हूँ, अगर एक ही तरह की सेडान कार देने के लिए कस्टमर 15 लाख रुपए देने को तैयार है, लेकिन टोयोटा का टैग उसके ऊपर आते ही वो कहते हैं मैं 25 दे दूंगा, तो ये जो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है ये ब्रांड इक्विटी। अब जहां तक सवाल है कि इस वक्त दुनिया में इस वक्त तो नहीं कह सकते, मेरा हाल ही डाटा को 2016-17 का है कि रैंक वाइज एप्पल ब्रांड नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट नंबर 2 है, कोका नंबर 3 है, IBM नंबर 4 है, और गूगल नंबर 5 पे। लेकिन अगर हम इस वक्त देखें, यानी मैं ये लिखूं, सपोज मेरे पास इसका इंटरनेट नहीं है यार, दूसरे कंप्यूटर पे होना तो चाहिए था। लेट मी कनेक्ट।
2019-20 के मुताबिक जो है इस वक्त टॉप ब्रांड जो है वो एप्पल की बजाय अमेजोन है, और गूगल अब नंबर 2 पे आ चुका है और एप्पल नंबर 3 पे जा चुका है, और माइक्रोसॉफ्ट नंबर 4 पे। ये है इस वक्त की सिचुएशन। आप भी देख सकते हैं कि अगर आप, ये तो है हमारा 2017, मेरा ख्याल है ये डाटा 2017-16 का है। जो इस वक्त सिचुएशन है उसके अंदर अमेजोन नंबर 1 है, अमेजोन नंबर 1 है, नंबर 2 पे गूगल है, नंबर 3 पे एप्पल है, और माइक्रोसॉफ्ट नंबर 4 पे चला गया। तो ये वर्ड हर दफ़ा जो है वो चेंज होती रहती है अगर आप देखेंगे। और ब्रांडिंग आज की वो स्पेसिफिक सक्सेस है किसी कौम की, किसी कंपनी की, कि इस वक्त दुनिया में जिस भी मुल्क के 3 से 4 टॉप पे ब्रांड हैं, वो मुल्क जो है वो डेवलप कंट्री कहला सकता है। जैसे अगर कोरिया को देखें तो उसकी कोई पोजीशन नहीं थी, लेकिन सैमसंग के आने के बाद, ठीक है जी, किया के आने के बाद, ये किया कोई इतना टॉप ब्रांड नहीं है, और इसी तरह डाइवो के आने के बाद जो है इस वक्त देखिए कि कोरिया कहाँ खड़ा है। हुंडई भी है उनका ब्रांड। तो देखिए सारे ब्रांड टॉप पे नहीं है उनके, लेकिन बहरहाल आज वो कहाँ खड़े हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि किसी भी कौम को या किसी भी जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऊपर ले आते हैं। अब जहाँ तक सवाल है, अगर आप बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांड के, तो अभी तक वैसे हमने ब्रांड को बताया ब्रांड क्या है, अभी तक हमने ब्रांड इक्विटी पे बात की, ब्रांड के हमने कुछ बात की गई कि ये फंक्शंस क्या हैं या इसका फ़ायदा क्या है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये जानना भी इंटरेस्टिंग बात है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड हमेशा कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब है कि वो एक क्वालिटी को रिटेन करता है, एक स्टैंडर्ड को रिटेन करता है और कंसिस्टेंटली उसी पे कायम रहता है, उसको फिर वो शफल नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि ब्रांड हमेशा अपने लिए एक डिस्टिंक्टिव नेम लेके चलता है, हमेशा एक मुख्तलिफ नाम के साथ वो चलता है, और वो जो नाम है वो फिर उसका एक दूसरों से मुनफरिद नाम होता है, जो जल्दी किसी से कूप अप नहीं हो सकता, कॉपी भी नहीं हो सकता, और उससे मिलता जुलता नाम लाना भी मुश्किल होता है। तो बड़ा डिस्टिंक्टिव नेम होता है। फिर डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट फीचर्स होते हैं। हर ब्रांड अपने डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट फीचर के साथ आता है, जैसे लक्स इज द नेम ऑफ लग्जरी एंड सेफ्टी, सिमिलरली मर्सिडीज द नेम ऑफ द सोबरनेस एंड डिसेंट कार। तो हर प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विश फीचर होते हैं, और आम तौर पे अगर आप देखें तो आज होंडा जो है वो एक स्पोर्टी लुक की गाड़ी दे रहा है। तो जाहिर है डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ होते हैं, और वही फिर आपको दूसरों से मुनफरिद कर देते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो अपनी क्वालिटी और अपने काम में कंसिस्टेंट होता है, वो एक मुनफरिद नाम रखता है दूसरों से, और वो जो प्रोडक्ट फीचर देता है वो जल्दी कॉपी नहीं हो सकते, उसके वो ख़ास फीचर्स होते हैं। अब जहाँ तक सवाल है कि ब्रांड्स को मैनेज किया जा सकता है, ये नहीं कि ब्रांड जो है वो एक दफ़ा बन गए तो हम समझे कि नहीं नहीं ब्रांड बन गया बस अब हो कुछ नहीं सकता। नहीं, ब्रांड जो है इनको आप क्या कह सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं। ब्रांड मैनेज करने के लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं लॉन्ग टर्म लेकर, ताकि कस्टमर के माइंड में इसका एक इमेज बिल्डअप किया जाए। इसकी मदद से हम एक स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी विन करते हैं, इसके नेम से अवेयरनेस पैदा करते हैं, परसीव्ड क्वालिटी कस्टमर के जहन में डालते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी एसोसिएशन पैदा करते हैं, एक पर्सनालिटी बिल्डअप करते हैं ब्रांड की और बंदे की, और दोनों को आपस में एक एसोसिएशन देते हैं। जैसे कोई शख्स सोचता है कि यार मेरी जेब से आईफोन के अलावा कोई चीज़ निकली तो पता नहीं दुनिया में क्या हो जाए,
ہم ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. میری جیب میں اگر سیمسنگ کے علاوہ کوئی فون نکلا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اسی طرح ادر ایٹریبیوٹ سچ ایز پیٹنٹس اینڈ ٹریڈ مارکس یہ ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں تاکہ ایک برانڈ جو ہے اسے پراپر طریقے سے مینیج کیا جا سکے. لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی مدد سے ایک ہائی لائلٹی ون کی جاتی ہے, نیم سے اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے, پرسیو کوالٹی لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے. اسی طرح پرسنالٹی کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے برانڈس کے ساتھ, اور پیٹنٹ اور ٹریڈ مارک جیسی جو پیٹنٹس ہیں ان کو پرومیننٹلی سامنے لایا جاتا ہے. اب جہاں تک سوال ہے کہ بہت سارے ایسے غلطیاں بھی ہیں جو کہ برانڈس کو سکسیسفل بنانے کی بجائے برانڈس کو فیلئر کی طرف لے جاتی ہیں. ہونا ہی چاہیے کہ اس طرح کی مسٹیکس نہ کی جائیں, اس سے برانڈ کے امیج پہ انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کون سی ایسی غلطیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لو کوالٹی جو ہے وہ برانڈ کے ٹیگ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں, جس سے ایک دم سے اس کا سارا بڑھم ہی ٹوٹ جاتا ہے. لہذا ایک ذہن میں آتا ہے کہ شاید ہم اگر ایک لو کوالٹی پہ ٹیگ لگا کے بیچیں گے تو بک جائے گا, وہ ایک دو ہی بکے گا پھر, ٹھیک ہے. اور یہ بھی رسک ہوتا ہے کہ اگر آپ اسی طرح سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ رسک آف سم برانڈ از بیکمنگ جینرک ٹرم, وہ جینرک ٹرم بڑھ جاتے ہیں جیسے ایسپرین, سرف. تو یہ بجائے اس کے کہ وہ اس کا برانڈ چلتا وہ ایک جنرک نیم بن جاتا تو پھر ڈسکریمنیشن نہیں رہتا. ایڈورس پبلسٹی بھی ہمیشہ نقصان کا باعث بنتی ہے. ہمیشہ اشتہار دیتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ اشتہار کا بھی جو ہے وہ ایک معیار ہونا چاہیے. بعض فرم جو ہے وہ کیا کرتی ہیں, مسٹیک یہ کرتی ہیں کہ ایکسکلوسیو برانڈ آن انفیریئر گڈس کے اوپر بھی وہ ٹیگ پلیس کر دیتی ہیں. ایسا کرنے سے برانڈ کی رسپیکٹ نہیں رہتی. لہٰذا لو کوالٹی دینے سے برانڈ پٹ جائے گا. اگر آپ اسے جینرک ٹرم بننے دیں گے تو بھی پٹ جائے گا. اگر آپ ایڈورس پبلسٹی کریں گے تو بھی برانڈ پٹ جائے گا. اور اگر کسی وقت ایک چیز بک رہی ہے لیکن اس ٹیگ کے ساتھ کوئی بھی انفیریئر چیز اگر آپ نے بیچی تو برانڈ کا نیم خراب ہو جائے گا. لہذا یہ چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یہ غلطیاں بالکل نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو اس طرح کی غلطیاں بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ برانڈ کی امپرومنٹ کیسے کی جا سکتی ہے, بینیفٹس آف افیکٹو برانڈ مینجمنٹ کیا ہیں. جی, سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہیں وہ دیکھیے جیسے سرف ہے, اب سرف ایک جینرک نیم بن گیا, یہ نہ بدلے دیں. اسی طرح ایسپرین ایک جینرک نیم بن گیا, یعنی بنیادی طور پہ لوگ پکارنے اسی نام سے پروڈکٹ کو شروع کر دیتے ہیں, تو پھر برانڈ کا نام ضم ہو جاتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ برانڈ کا نام ضم نہ ہونے دیں, اس کو کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اس کو اب بات یہ آ جاتی ہے کہ بینیفٹس آف افیکٹو برانڈ مینجمنٹ کیا ہے. دیکھیے افیکٹو برانڈ مینجمنٹ کا ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اس سے پروفیٹیبلٹی جو ہے بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے. آپ منافع کماتے ہیں, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس سے کسٹمر کے لیے ایک ویلیوبل ایسٹ تیار کیا جاتا ہے. انٹینجیبلی جو سائیکالوجیکل اس کو بینیفٹ ملتا ہے وہ بھی بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ اگر آج میں ٹویوٹا کی گاڑی نہیں خرید لوں, اللہ کرے, تو سوچئے میرے ذہن میں یہ ہوگا کہ اگلے 5 سال مجھے کوئی ورک شاپ جانے کی ضرورت نہیں.
میں ایک ایسی گاڑی لے آؤں جو اگلے 4-5 سال اگر باخیریت چلتی رہے تو جناب مجھے کوئی اس میں دقت نہیں ہے. تو یہ ویلیوبل ایسٹ بھی ہے, منافع کمانے کا ذریعہ بھی ہے, ویلیوبل ایسٹ بھی ہے. اس کی بنیاد پہ ایکسٹرا مارک اپ لیا جا سکتا ہے, ہائی پرائس چارج کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور برانڈ ہمیشہ میتھڈ ہوتا ہے اپنے پروڈکٹ کو دوسروں سے مختلف کرنے کا, ڈفرینشیٹ کرنے کا, اور اس کی بنیاد پہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج لینے کا. ٹھیک ہے جی. اور برانڈ ایک طریقہ بھی ہے جس کی مدد سے آپ کنیکٹ کرتے ہیں پروڈکٹ کو کسٹمر کے ساتھ, تو اس سے منافع بڑھتا ہے. یہ ایک ویلیوبل ایسٹ ہے کمپنی کے لیے. اس سے پرائس ہائی چارج کی جا سکتی ہے. اس کی مدد سے آپ اپنے پروڈکٹ کو دوسروں سے منفرد کرتے ہیں, اور یہ ایک طریقہ ہے پروڈکٹ اور کسٹمر کو آپس میں اٹیچ کرنے کا. ایک نام خاص سے آپ اٹیچ کر سکتے ہیں کہ ٹویوٹا یوزر ہی رہے گا, اس نے گاڑی بیچ کے ٹویوٹا ہی لے گا. ہونڈا یوزر ہونڈا ہی رہے گا, وہ جب بھی گاڑی بیچے گا وہ ہونڈا ہی لے گا. لہٰذا دونوں کے اپنے اپنے جو ہیں وہ ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے کسٹمر کی لائلٹی ون ہو جاتی ہے, اور کسٹمر اسٹرانگلی اس کے ساتھ ایسوسیٹ رہتا ہے, اور یہ اسسٹ کرتا ہے ود ادر مارکیٹنگ پریکٹسز کے لیے بھی یہ اسسٹ کرتا ہے. تو اس سینس میں دیکھا جائے تو یہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اب جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ اس کی مدد سے آپ جو ہیں وہ ڈفرینٹ برانڈ اسٹریٹجیز ہیں جس کو آپ اڈاپٹ کر کے برانڈ کو فردر انہانس کرتے ہیں, وہ اسٹریٹجیز کے ہیں. اس کے اندر ایک اسٹریٹجی تو جو ہے وہ یہ ہے کہ کوٹلر کہتا ہے 5 برانڈ اسٹریٹجیز ہیں جس سے آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. کہتا ہے سب سے پہلی چیز ہے لائن ایکسٹینشن. آپ ایک ہی پروڈکٹ کے ڈفرینٹ ویریئنٹس کو لے کے لائن ایکسٹینشن کرنے سے آپ کو ایک نیچر کے کئی پروڈکٹ آفر ہو جائیں گے مارکیٹ میں, جس سے آپ ایک بڑا کسٹمر پراسپیکٹ ٹارگیٹ کر سکیں. کہ ٹویوٹا نے بنیادی طور پہ سیڈان کار ہی بنائی تھی, لیکن گریجولی انہوں نے ڈائہاٹسو کا پلانٹ خریدا, اور پھر اس کے اوپر بھی اپنے کوالٹی سٹینڈرڈ اپلائی کیے, اور ڈائہاٹسو کے ذریعے انہوں نے چھوٹی گاڑیاں, بولان ڈبے, پک اپ وغیرہ بنائی اور مارکیٹ میں لانچ کی. اس طرح ایک بڑا طریق جو ہے وہ کیٹیگورائزیشن آ جاتی ہے, تو اس سے ایکسٹینشن ہوتی ہے. برانڈ کی بھی ایکسٹینشن ہوتی ہے, جیسے ہونڈا کارز بھی ہیں اور ہونڈا موٹر سائیکل بھی ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ ایسا مشورہ نہ کوئی دے دیں کہ آپ کل کو کہیں نہیں جی ٹویوٹا کا رکشا بھی ہونا چاہیے, یہ ان کا فیصلہ ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ملٹی برانڈز ہو سکتے ہیں, جیسے ٹویوٹا اور ڈائہاٹسو کی میں نے مثال دی کہ جو بھی شو روم میں آپ جائیں گے وہاں ٹویوٹا بھی لکھا ہوگا, ڈائہاٹسو بھی لکھا ہوگا, بیکاز وہ ان کا سب برانڈ ہے, یا ان کے جو ملٹی برانڈس ہیں اس میں سے ایک برانڈ جو ہے وہ یہ ہے. اسی طرح بعض جگہ پہ نیو برانڈس بھی انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں, جیسے ٹویوٹا ایک عرصے تک ٹویوٹا کے نام سے رہا, لیکن پھر انہوں نے لیکسس کو انٹروڈیوس کرایا, مزید انہوں نے برانڈ انٹروڈیوس کرایا. اگر آپ دیکھیں گے کہ وٹس کو انہوں نے وی سے انٹروڈیوس کرایا تھا, ٹی سے انٹروڈیوس نہیں کرایا تھا شروع میں. وہ ایک خاص طرح کا وی تھا, اس طرح کر کے یوں بنا ہوا تھا, کچھ اس ٹائپ کا ایک خاص قسم کا وی تھا جو وٹس کے لیے انہوں نے بنایا تھا. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک برانڈ اکیلا کہاں کھڑا رہتا ہے, بہت سارے کو برانڈز اس کے ساتھ اٹیچ کیے جاتے ہیں. جیسے ڈیل کے کمپیوٹر کے ساتھ انٹیل پروسیسر ہے, سونی سائبر شاٹ کے ساتھ لائکا لینزز کا نام ہے, امریکن کمپنی. اس طرح ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کہ اچھا جی یہ چیز کے اندر یہ چیز ہم ڈال دیں, اور ظاہر ہے انٹیل ایک بڑا نام ہے جو ڈیل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, تو دونوں کو فائدہ. تو بڑے ناموں کو اٹیچ کرنے سے برانڈ کو جو ہے وہ ایکسٹینشن ملتی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ برانڈنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں نے آپ کو جو چیزیں ڈسکس کی ہیں اس کے اندر میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ برانڈ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہے, برانڈ ایک یونیک نیم ہے
सिंबल है, टर्म है जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से मुनफरिद करती है। ब्रांड वो लोगो है, वो बेसिक सिंबल है जिसकी मदद से कस्टमर स्टेटमेंट देते हैं, वो पुअर प्रोडक्ट बेचने के रिस्क से बच जाते हैं। इसकी मदद से आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। ये इंटेंजिबल है लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू है कंपनी के लिए। ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं और इसकी मदद से हम बहुत हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। ब्रांड एक इक्विटी एक ऐसा नाम है जिसको हम कहते हैं कि जी अगर कस्टमर एक गिवन प्राइस से ऊपर एक सिर्फ नेम टैग पे जितने पैसे देने को तैयार है वो ब्रांड इक्विटी है। और इस वक्त दुनिया में टॉप ब्रांड जो है वो अमेजोन है, ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे, तीसरे पे मैंने बताया एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो है उसका एक डिस्टिंग्विश नेम होता है, डिस्टिंग्विश फीचर होते हैं। वो कस्टमर लॉयल्टी विन करता है, वो अवेयरनेस पैदा करता है, वो क्वालिटी डिलीवर करता है। और जैसा कि अभी हमने बेनिफिट्स की बात की, एक अच्छा ब्रांड जो है मुनाफा देता है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ाता है, हाई प्राइसेस चार्ज हो सकती है, उसकी मदद से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने प्रोडक्ट को दूसरों से, और कस्टमर की लॉयल्टी आप विन करते हैं। तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे। और ब्रांड स्ट्रेटजीज के हवाले से हमने कहा कि उसके तरीकाकार ये हैं कि प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड कर लें, ब्रांड एक्सटेंड करें और ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कराएं, उसी ब्रांड से और प्रोडक्ट लाएं, मल्टी ब्रांड्स में चले जाएं, और फिर उसके बाद न्यू ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और फिर को ब्रांड्स के साथ भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस हवाले से तो मेरे ख्याल में इतनी बात काफ़ी है। अब यहाँ पे देखते हैं, आपके सवालात के ऊपर बात कर लेते हैं। रुतबा कह रहे हैं कि सर डिफाइन करें कस्टमर इक्विटी। जी, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन टीचर को ऐसे नहीं कहते डिफाइन कस्टमर इक्विटी। ये इस तरह ना इंटरव्यू वाला सवाल लगता है। टीचर को हमेशा ये कहते हैं सर डिस्कस कर दें जो है वो ब्रांड इक्विटी को, ठीक है जी। तो ब्रांड इक्विटी जो होती है वो एक्स्ट्रा प्राइस होती है जो कि कस्टमर सिर्फ ब्रांड के नाम से देने को तैयार होता है। इसको हम कहते हैं ये ब्रांड इक्विटी। ठीक हो गई जी बात। और अगर आप कहते हैं नहीं सर मेरी तसल्ली नहीं हुई, मुझे कस्टमर इक्विटी पे बात करके दिखाएं, तो जो कस्टमर इक्विटी है दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ब्रांड एंड कस्टमर, दैट्स अ लाइफ टाइम वैल्यू दैट कस्टमर इज agree to pay with that, या agree, या you can say it's a lifetime association of a person with a product। तो ये होती है उसकी कस्टमर इक्विटी जी। इतने ज्यादा कस्टमर जो है वो उसके साथ अटैच्ड है, इसको हम कहते हैं कस्टमर इक्विटी। तो अगर इस वक्त टोयोटा के पास कोई 100 मिलियन के करीब कस्टमर्स हैं, तो 100 मिलियन लोग जो हैं ये उसकी कस्टमर इक्विटी हैं जो उसके लिए पैसा देने को तैयार है, और जो डिसीजन ले चुके हैं कि लाइफ टाइम हमने टोयोटा के अलावा कोई गाड़ी नहीं चलाई। तो ये इक्विटी है उनकी। ठीक हो गई बात। तो ये लाइफ टाइम वैल्यू है जब तक कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं या उनका इरादा रहता है। तो ये हो गया जी। जी बच्चों, तो ये हो गया बच्चों। अब डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ब्रांडिंग। ब्रांड तो हो गया ना, लोगो या कोई खास नाम, टोयोटा होंडा ब्रांड है, लेकिन जो अमल है जिससे इसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया, जिससे इसको इंट्रोड्यूस कराया गया और इसमें वर्थ डाली गई, वो स्ट्रेटजीज बनाई गई, वो ब्रांडिंग है। यानी मैं और आप बिजनेस जब करते हैं तो हम ब्रांडिंग करते हैं, और उससे जो डेवलप होकर नाम सामने आता है वो ब्रांड है। ठीक हो गया उमर जी। तो जब हम किसी ब्रांड को डेवलप करने जाएंगे, उसका नाम बनाने जाएंगे, तो उस अमल को ब्रांडिंग कहेंगे, और उसके नतीजे में जो नाम बन जाएगा उसे हम ब्रांड कहेंगे। ठीक है जी। तो ये हो गया आपके आंसर्स। तो मेरा ख्याल है इतना काफ़ी इस हवाले से। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और दूसरा टॉपिक आप लोगों के लिए लाता हूँ सामने।
दूसरा टॉपिक आज का कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। दूसरा टॉपिक जो आज का है वो है आपका एंड्स ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से। तो थोड़ी देर के लिए अजान का ब्रेक जी, फिर होती है आपसे बात। मैं माइक बंद करूंगा 3 4 5 मिनट के लिए। ज़रा ये अजानें हैं 2 3 ऊपर नीचे करीब मसाजिद है, तो ये हो जाती हैं तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। देखिए, मार्केटिंग में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मानी जाती है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। एंड्स ऑफ मैट्रिक्स जो है, ये इसकी अहमियत ये है कि ये हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको एक कहते हैं ना, समंदर को कतरे में लाके बंद कर देती है और बहुत सारी चीज़ों को एक ही जगह हमें समझा देती है। तो एंड्स ऑफ मैट्रिक जो है
بیسیکلی ہماری دو اسٹریٹجیز کے کمبینیشن کا نام ہے. ایک یہ کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے کیا ہم جو بھی پروڈکٹ آفرنگ ہے اپنی ایگزسٹنگ مارکیٹنگ میں آفر کریں گے یا ہم نیو مارکیٹ میں جائیں گے. تو ایک مارکیٹنگ کے حوالے سے اسٹریٹجی. دوسرا اینز آف میٹرکس ہماری دوسری اسٹریٹجی جو ہے وہ پروڈکٹ کے حوالے سے بھی انکلوڈ کرتی ہے. پروڈکٹ کے حوالے سے کیا ہم ایگزسٹنگ پروڈکٹس کو ہی ابھی بیچتے رہیں گے یا ہم کچھ نئے پروڈکٹ بھی انٹروڈیوس کریں گے. اب یہ ہیں تو دو باتیں کہ کیا مارکیٹنگ ایگزسٹنگ لیں گے یا نہیں لیں گے, یا پروڈکٹ جو ہے وہ ایگزسٹنگ ہوگا یا نیو پروڈکٹ لیں گے. لیکن یہ دو چیزوں کو ملا کے اس میں بڑا ڈسٹنگوش ورک کیا گیا. اب یہ جو ڈسٹنگوشڈ ورک ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے جناب کے اس کے آپ کے جو ہاریزونٹل ایکسس ہے وہاں پروڈکٹ رکھا گیا, ایگزسٹنگ پروڈکٹ اور نیو پروڈکٹ. اور جو اس کے جو ہے کالم کو دیکھیں گے لیفٹ سائڈ پہ تو مارکیٹنگ کے حوالے سے ایگزسٹنگ مارکیٹ یا نیو مارکیٹ رکھا گیا. اب دیکھیے اگر آپ کی جو ہے وہ مارکیٹ ایگزسٹنگ ہے, پروڈکٹ نیا ہے, تو اسٹریٹجی کا نام رکھیں گے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. میں ریپیٹ کرتا ہوں, مارکیٹ ایگزسٹنگ ہو, پروڈکٹ نیا ہو, تو ہم اسے کہیں گے اسٹریٹجی ہے وچ از کالڈ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اب جو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے اس کے اندر ہم ایگزسٹنگ مارکیٹ میں نیو پروڈکٹ آفر کریں گے. آفرنگ نیو پروڈکٹ ان ایگزسٹنگ مارکیٹ. نیا پروڈکٹ لیکن مارکیٹ پرانی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو, مارکیٹ نہیں ہو, پروڈکٹ ایگزسٹنگ ہو, میں ریپیٹ کرتا ہوں, اس کے برعکس ہو. برعکس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اس سے بدل کر بات میں کر رہا ہوں کہ مارکیٹ ایگزسٹنگ ہو لیکن پروڈکٹ جو ہے آپ کا مارکیٹ نہیں ہو لیکن پروڈکٹ ایگزسٹنگ ہو, تو پھر یہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کیا. کیا آپ نے آفرنگ ایگزسٹنگ پروڈکٹ ان نیو مارکیٹ, آفرنگ ایگزسٹنگ پروڈکٹ ان نیو مارکیٹ. تو یہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سادہ سی بات کی جائے کہ پروڈکٹ نیو ہے, مارکیٹ ایگزسٹنگ ہے, تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر مارکیٹ نیو ہے, پروڈکٹ ایگزسٹنگ ہے, تو پھر یہ مارکیٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر دونوں ہی پروڈکٹ بھی نیا ہے اور مارکیٹ بھی نہیں ہے تو پھر بھائی یہ ڈائیورسیفیکیشن ہے. پھر یہ ڈائیورسیفیکیشن ہے, چونکہ آپ پروڈکٹ بھی نیا آفر کر رہے ہیں اور مارکیٹ بھی نہیں آفر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر نیو پروڈکٹ تھا, مارکیٹ ایگزسٹنگ تھی, تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ تھا. اور اگر نیو مارکیٹ ہے, پروڈکٹ ایگزسٹنگ ہے, تو مارکیٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر دونوں ہی نئے ہیں تو ڈائیورسیفیکیشن ہے. اور اگر دونوں ہی ایگزسٹنگ ہے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی جو ہے مارکیٹ پینیٹریشن ہے یا مارکیٹ کنسنٹریشن ہے. تو پینیٹریشن میں آپ دونوں ہی چیزیں ہیں, دونوں ہی ایگزسٹنگ ہے, پروڈکٹ بھی ایگزسٹنگ ہے, مارکیٹ بھی ایگزسٹنگ ہے. مارکیٹ ڈیولپمنٹ میں آپ نیو مارکیٹ اینڈ سیگمنٹ میں آپ ایگزسٹنگ پروڈکٹ آفر کریں, اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں آپ نیو پروڈکٹ ایگزسٹنگ مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں, مارکیٹ بھی نہیں ہے اور پروڈکٹ بھی نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائیورسیفیکیشن کے چکر میں پڑ گئے اور آپ ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. اس کا فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. اس سے آپ ایک پوٹینشیل ریوارڈ کما سکتے ہیں. رسک ہائی ہے لیکن ہائی رسک ہائی ریوارڈ, ہائی رسک ہائی ریوارڈ.
तो ये जो है आप हाई गियरिंग रेशियो पे जा रहे हैं। और जाहिर बात है, जब मार्केट भी नहीं है तो नई मार्केट के नए तकाज़ों को समझना है, और प्रोडक्ट भी नया है तो उसके भी तकाज़ों को समझना है। तो फिर ये डाइवर्सिफिकेशन है। तो इसको हम कहते हैं कि आप, एक बाज़ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टोटल एलियन एरिया में आप जा रहे हैं। ना तो आप मार्केट जानते हो, ना ही आप प्रोडक्ट जानते हो। इसका मतलब है आप अपनी प्रोडक्ट लाइन भी छोड़ गए और आप अपनी मार्केट भी छोड़ गए। जब दोनों चीज़ें छोड़ गए हो तो इसका मतलब है तुम डाइवर्सिटी की तरफ जा रहे हो। तो ये बच्चों जो सिंपल सा आइडिया है एंड्स ऑफ मैट्रिक्स का। यहाँ पे फिर हम ये करते हैं कि आप लोगों के सवालात देखते हैं कि आपके सवालात क्या हैं। बुक के चैप्टर्स मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ, मेरे पास वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है। मैं, आपने देखा होगा पीडीएफ में मैं चैप्टर जब लोड करता हूँ तो वो बुक का चैप्टर ही होता है। तो ये भी हम ज़रूर अपलोड कर देंगे। तो मेरे जो गूगल क्लासरूम है उसके अंदर बुक के चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर रहा हूँ। मेरा हाल है 3 या 4 कर चुका हूँ, बाकी ये भी कर देंगे। 2 रहते हैं और मेरे पास पड़े हैं, वो भी कर देंगे। ठीक है जी। और कोई सवाल? जी बिल्कुल, स्लाइड समेत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपने बस याद करा देना। अगर कोई चीज़ आपको मिसिंग लगे तो आप कहें सर ये चीज़ मिसिंग है, ये होनी चाहिए, वो कर देंगे आप। वैसे आज इस तरह के सवालात क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आज हमारी आखिरी मीटिंग? क्या ख्याल है मुझे? अपना नंबर भी सेंड कर देते हैं जी। ये नंबर है मेरा 0333273 174। चले सही है। नहीं, इमरान कह रहे हैं कि लास्ट नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बस हमें शायद 25 दिसंबर के पास कट ऑफ करना था कोर्स को। लेकिन मेरी तबीयत चूँकि ख़राब थी तो बीच में मैं 1-2 लेक्चर नहीं ले सका। तो शायद कोई एक आधा मेकअप लेक्चर मिल जाए मुझे। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा मार्जिन मुझे मिलेगा। तो मेरी कोशिश तो होगी कि बाकी चीज़ों में भी आप लोगों को सपोर्ट करूं। तो बहरहाल देखते हैं क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक भी बात हो गई। अब इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से। तो अब हम इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं। तो अब आप पूछेंगे सर आगे क्या करना है? तो आगे जो है जनाब, हमने अभी छोटा सा एक डिस्कशन करनी है आपके साथ। और उस डिस्कशन को मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। छोटी सी 3-4 चीज़ें, और वो मेरे पास वेल ऑर्गेनाइज तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्हें डिस्कस करने में कोई हर्ज भी नहीं है इस शक्ल में भी। चलो चलो।
देखिए ये वो बुक है जो मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। इसमें से कुछ इक़्तिबासात जहाँ से मैं एज अ सोर्स इसको पढ़ाता हूँ। तो ये वो वाली बुक है। देखिए अब इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले तो ये इंट्रोड्यूस कराता चलूँ कि देखिए यहाँ पे लेट मी सी कि इसको हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। अच्छा चलें, एक्सटेंशन की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक जो लिंक है आज के दौर में, इसको B2B मार्केटिंग कहते हैं, और B2B मार्केटिंग हम कहते हैं आपकी जो है वो बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। आप देखिए जब हम डेयरी मिल्क की मार्केट में जाते हैं तो होता क्या है कि एक टेट्रा पैक मिल्क पैक कर रहा है और एक फूड फॉर्म है या डेयरी फॉर्म है जो मिल्क सप्लाई करता है। तो ये जो मार्केटिंग है ये बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। लेकिन दूसरी जो आप अक्सर देखते हैं इसके अंदर, वो आपकी है बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट। तो ये आप देखिए ये जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ इस वक्त, कि एक है आपकी बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग कि बिजनेस अपने ही प्रोडक्ट को दूसरे के लिए मार्केट करता है, और दूसरी जो है वो आपकी है बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट। अब जहाँ तक बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग का ताल्लुक है, इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उसके अंदर एक पॉइंट तो ये है कि देखिए ये ड्राइव डिमांड होती है। ड्राइव डिमांड का मतलब ये होता है कि ये डिमांड जो है डिपेंड करती है बिजनेस के डिमांड, उसके प्रोडक्ट की जितनी डिमांड होगी उतनी बिजनेस की डिमांड होगी। जैसे लेबर की डिमांड उतनी होगी जितनी उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी जिसमें लेबर इस्तेमाल हो रही है। तो इसको हम कहते हैं ये ड्राइव डिमांड है। मैं रिपीट करता हूँ, ड्राइव डिमांड ये है कि जितनी प्रोडक्ट की डिमांड होगी उतनी उस बिजनेस की डिमांड होगी। कि अगर मिल्क की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो डेयरी प्रोडक्ट्स की या डेयरी फॉर्म्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर मार्केट में बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं। यहाँ पे सिर्फ चंद एक होते हैं, ये ज़्यादा बड़ी कायनात नहीं होती। और यहाँ पे हाई परचेजिंग पावर होती है। वो बिजनेस नंबर ऑफ ईयर से कारोबार में होता है, लिहाजा जाहिर है उसके पास रिसोर्सेज काफ़ी होते हैं। और यहाँ पे जो है वो चूँकि पार्टनरिंग रिलेशनशिप नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ दोनों के दरमियान एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है। चूँकि सप्लायर जो है फूड फॉर्म का या डेयरी प्रोडक्ट्स का, उसको पता है कि अगर टेट्रा पैक हिट हो गया तो मेरा कारोबार चलेगा, और अगर टेट्रा पैक हिट ना हुआ तो ऑब्वियसली मेरा कारोबार भी नहीं चलेगा। लिहाजा इन दोनों के दरमियान एक क्लोजर रिलेशनशिप पाया जाता है, एक करीबी रिलेशनशिप पाया जाता है। और ये एक टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर आम मैनेजर या आम ग्रेजुएट को हायर करके आप काम नहीं ले सकते। यहाँ पे ग्रेटर डिग्री ऑफ टेक्निकलिटी होती है। जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं सेवरल ऑफ ईयर्स के बाद उस बिजनेस की फिलॉसफी और उस मार्केट की टेक्निकलिटीज को समझ पाते हैं। तो ये फीचर है B2B मार्केटिंग के। अब जहाँ तक सवाल है कि अगर आप कहते हैं कि B2B मार्केटिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो एक तो इसके अंदर बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग में एक सर्विस मार्केटिंग है जिसके अंदर आप क्वालिटी सर्विसेज देते हैं, आप बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, आप रिपेयर एंड प्लांट मेंटेनेंस की सर्विसेज देते हैं। दूसरी डायरेक्ट मार्केटिंग है जिसके अंदर आप डायरेक्ट बिजनेस को मार्केट करते हैं और आप एज अ कंज्यूमर उनको हेल्प आउट करते हैं। अब वो जो है उसके अंदर कंज्यूमर भी आ जाए और बिजनेस भी आ जाए। जैसे डेल कंप्यूटर वाले हैं, दे डजन कंसर्न कि ये कंप्यूटर बिजनेस यूज़ कर रहा है, यहाँ ये जो है कोई कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। अच्छा, तो ये इंटरैक्टिव सिस्टम है। अब जहाँ तक सवाल है, एक चीज़ हो गई जो पहली थी वो ने B2B एंड B2C एक्सप्रेस किया। अब यहाँ पे एक बात आ गई जिसको कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग। देखिए बात यह है कि आज के दौर में ये बात कही जाती है कि कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं और एक इंटरनल कस्टमर्स होते हैं। जो एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं वो तो वही हैं जैसे टोयोटा की गाड़ी के खरीदार, लेकिन इंटरनल कस्टमर्स जो हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है जी, और वो आपके इंटरनल काम करने वाले वर्कर्स हैं।
देखिए सिर्फ कंपनी का इमेज कस्टमर नहीं देता कि जी टोयोटा का यूज़र ही सिर्फ बताएगा कि टोयोटा कैसी है। टोयोटा कंपनी जहाँ है उसके अंदर कम से कम 400 से 800 एम्प्लॉयज़ हैं। वो भी तो किसी शादी पे जाते हैं, वो भी तो किसी फंक्शन पे जाते हैं, उनसे भी तो पूछा जाता है कि टोयोटा कैसी है या टोयोटा कैसा ब्रांड है, तो वो भी इमेज देते हैं। अगर कस्टमर बहुत अच्छा इमेज दे और एम्प्लॉयज़ रो रहे हों तो यकीनन कोई अच्छा इमेज नहीं जाएगा। काश कि ये बात हमारे सर्विसेज मार्केटिंग में पर्टिकुलरली ये जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, इन्हें कोई सिखाए और इन्हें थोड़ी सी तमीज़ सिखाए कि इतना आपने एमबीबीएस किया, आपने आगे स्पेशलाइज किया, बड़े बड़े होटल खोले हुए, लेकिन आपकी नर्सेज, आपके पैरामेडिक स्टाफ जो है वो रूल रहे हैं और आप उनको इतनी घटिया तनख्वाह देते हैं और जितने आप लाखों रुपया चार्ज करते हैं और आप उनके वेलफेयर पे 1 रुपया खर्च नहीं करते, यानी चवल मार का स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो इससे कभी भी ये हिट नहीं हो सकता। अगर आपने हिट करना है तो आपको कस्टमर से अगर अच्छा नाम चाहिए तो आपको पैरामेडिक्स भी जहाँ जहाँ आपके जाते हैं उनको भी इतनी पे दें कि वो जहाँ जाए आपकी एक तारीफ भी करें। तो ये बहुत ज़रूरी है, काश कि ये चीज़ सिखाई जा सके हमारे यहाँ, ये किसी को पता ही नहीं इस बात का। तो ये होता है इंटरनल कस्टमर। इसकी इंतहाई ज़्यादा इम्प्लीफिकेशंस हैं। अगर आपका एम्प्लॉय आपके साथ लॉन्ग टर्म अटैच है, वो ज़ाहिर है अच्छा वर्ड ऑफ माउथ देगा, वो चलती फिरती एडवर्टीजमेंट होगी आपकी। लिहाजा इंटरनल मार्केटिंग पे भी फोकस करना चाहिए जितना कि हम एक्सटर्नल मार्केटिंग पे करते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दौर की सोशल मार्केटिंग के ऊपर या सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। एक कंपनी का इमेज सिर्फ बिजनेस के हवाले से नहीं है, इस हवाले से भी है कि कंपनी एज अ सिटीजन कितना कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करती है। आज के दौर में कंपनी कितनी रिस्पॉन्सिबल है इस सेंस में कि वो अपने आप को बिजनेस वर्ल्ड का जिम्मेदार शहरी समझती है और वो अपने ब्रांड के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन अपनी कंपनी के फिलोसफिकल या फिलेंथ्रोपिक इमेज के लिए क्या कर रही है और माशरे की फलाह के लिए क्या कर सकती है। अब ये एंगल भी एक मार्केटिंग का इम्पॉर्टेंट एंगल है और इसके अंदर अहमियत है, जिसको हम सोशल मार्केटिंग का नाम देते हैं। तो ये भी अपनी जगह अहमियत रखती है। ये 3 या 4 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको मार्केटिंग के साथ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मैं ये भी नोट्स आपको भेज दूंगा और इसको भी आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। इस हवाले से अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो मेरे पास कमेंट्स बॉक्स है, आप प्लीज़ इसमें कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा जी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे नोट्स। तो यहाँ पे आके मैं मार्केटिंग वाला काम जिसको ओवर करता हूँ, एक आध सेशन मैं और करूँगा आप लोगों के साथ, पर्टिकुलरली ऑन द परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह हम इसको सम कर देंगे अपने काम को। लेकिन अभी हम देखेंगे, अगर हमें 3-4 सेशन मिल गए तो फिर हम स्लोली चलेंगे, और अगर हमें एक आध सेशन ही मिला तो फिर ज़ाहिर है हम उसके मुताबिक इसको सम अप करेंगे। तो यहाँ पर आज का जो काम है इसे हम वाइंड अप कर देते हैं। आपके ख्याल में आज का लेक्चर आपका कैसा रहा? क्योंकि ये टॉपिक वाइंड अप हो गया तो फिर मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं दे सकूँगा। तो आपके ख्याल में आज का लेक्चर कैसा रहा, उसके बारे में थोड़ा फीडबैक चाहिए आप लोगों का मुझे। तो आपने कहा वेरी इंफॉर्मेटिव, तो मैं ज़रूर आपको ये CSR मीन्स ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए क्या करें, बिल्कुल ठीक आपने समझा। तो हम ये भी आपको सेंड कर देंगे इंशाल्लाह। आपने जो इस किताब का जिक्र किया फिलिप कॉटलर, उसके अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत बड़ा चैप्टर है और बड़ा आसान लिखा हुआ है।
اگر آپ وہاں سے بھی ریڈ کر لیں تو کافی اچھا رتبہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو اوکے سی یو ان شاء اللہ ٹمارو, سوری آن منڈے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اللہ حافظ.